अब है बच्चों कि इन दक्षिण के राज्यों की धन प्राप्ति के साधन क्या थे। ये राज्य धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि इनके पास धन प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण साधन थे। पहला था भूमि से मिलने वाला लगान और दूसरा था व्यापार। अभी हमने रायचूर के बारे में पढ़ा था कि जो रायचूर का दोआब था ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पर कृषि बहुत उत्तम मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर फसल पैदा होती थी। तो इस क्षेत्र से यानी रायचूर के दोआब से इनको लगान के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। इसके अलावा गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बहुत लाभ होता था। यानी गुजरात और बंगाल समुद्र पार देशों से व्यापार करते थे। ये कहाँ कहाँ व्यापार करते थे? ये पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ और चीन के साथ व्यापार करते थे। तथा बहमनी और विजयनगर राज्य भी गुजरात और बंगाल के साथ इस व्यापार में भाग लेते थे। और बच्चों, राजस्थान और मालवा ये भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। यानी आंतरिक व्यापार यानी जो देश के अंदर ही व्यापार हो रहा था, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो व्यापार देश के अंदर ही होता था, उस व्यापार के कारण राजस्थान और मालवा भी खूब धनवान और वैभवशाली हो गए थे। आंतरिक व्यापार करने के लिए व्यापार का माल जो देश था उसके दूसरे भागों में बेचा और खरीदा जाता था। तो व्यापारी अपने माल को बेचने और दूसरे मालों को खरीदने के लिए देश के विभिन्न भागों में यात्रा किया करते थे। तो इस तरह व्यापार के उद्देश्य से जो यात्रा की गई, उनके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। जब एक क्षेत्र के व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ पर उनकी रीति रिवाज, परंपराएं और पहनावे से दूसरे क्षेत्र के लोग परिचित होते थे। इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया। और बच्चों, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ वास्तुकला और चित्रकला का भी विकास हुआ और नए धार्मिक विचारों का भी विकास हुआ। इस तरह हमने देखा कि व्यापार के उद्देश्य से जो यात्राएं व्यापारियों ने की थी, उसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं का, संस्कृति का, वास्तुकला और चित्रकला का तथा नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। बच्चों, अभी हमने पाठ के बारे में बहमनी और इस पाठ में हमने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब हम दक्षिण के राज्यों के बारे में कुछ और रोचक तत्वों पर चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, पहली बार तोप खाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। यानी विजयनगर और बहमनी राज्य दोनों युद्ध तो आपस में करते ही रहते थे अनेक कारणों से, तो इन दोनों के युद्ध में ही पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। और बच्चों, जो बहमनी राज्य का महानतम शासक था फिरोज शाह बहमनी, इसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। खगोल शास्त्र क्या होता है बच्चों? खगोल शास्त्र में आकाशीय घटनाओं यानी अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और वेधशाला, आप समझ सकते हैं कि वेधशाला खगोल शास्त्र की प्रयोगशाला होती है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति का पर्यवेक्षण किया जाता है। तो इस तरह फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। बच्चों, प्राचीन समय से ही भारत जो है वो विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत बहुत वैभवशाली और समृद्ध देश था, तो अनेक विदेशी यात्री भारत में आए। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे। इन यात्रा वृत्तांतों से हम तत्कालिक भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ यात्री विजयनगर साम्राज्य के समय में भी आए। उनमें से दो यात्रियों के बारे में आप भी जानिए। तो बच्चों, एक यात्री था अब्दुल रज़्ज़ाक। यह एक ईरानी यात्री था जो 1442 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य के शासक
देवराय द्वितीय के समय में ये यात्रा की थी। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और फिर उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है जो उसने देखे और सुने हैं। इसके अलावा एक इतावली यात्री भी आया था जिसका नाम था डोमिंगो पाएस। डोमिंगो पाएस कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय में आया था। कृष्णदेवराय के राज्य दरबार में ये अनेक वर्षों तक रहा और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन शहर हम्पी का विस्तृत वर्णन किया है। हम्पी बच्चों आपको याद है, हम्पी जो है वो हस्तनावती का ही आधुनिक नाम है। और हस्तनावती क्या थी? हस्तनावती विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनकी राजधानी थी। और बच्चों आपने उत्तर भारत की अनेक इमारतों के नाम सुने होंगे और इनमें से कुछ इमारतें आपने देखी भी होंगी। तो आज हम दक्षिण के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आओ दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और उनके चित्र भी देखते हैं। तो बच्चों जो ये चित्र आप देख रहे हो ये गोलकुंडा का किला है। अभी हमने गोलकुंडा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि गोलकुंडा में हीरे की खानें थीं और जो गोलकुंडा था ये बहमनी राज्य के अधिकार में था। और बच्चों ये जो गोलकुंडा का किला है ये ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बनाया गया है। इसके चारों तरफ पत्थर की एक दीवार है जो इसको सुरक्षित रखती है, जो इसकी सुरक्षा का काम करती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यानी पूर्व काल में ये गोलकुंडा किला हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। ये हीरे जवाहरातों का यहाँ व्यापार होता था और यहाँ अनेक हीरे जवाहरात इस किले में रखे जाते थे। अगली इमारत है गोल गुंबद। बच्चों गोल गुंबद जो है ये बीजापुर में है और बीजापुर हमने अभी पढ़ा था कि बीजापुर जो था ये बहमनी राज्य का से अलग होने वाला एक प्रांत था और गोल गुंबद जो है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गुंबद बच्चों आप जानते हो ये किसी इमारत में जो ये गोल आकृति छत के ऊपर होती है इसे गुंबद कहा जाता है। और जो ये गोल गुंबद है इसके चारों किनारों पर 4 मीनारें हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। तो बच्चों ये है बीजापुर की गोल गुंबद। अब है बच्चों दौलताबाद का किला। बच्चों दौलताबाद का नाम हमने दौलताबाद का जिक्र किया था और हमने जाना था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्य देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था और दौलताबाद में अपनी राजधानी भी बनाई थी। तो ये दौलताबाद का किला है। यह किला भी एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। और बच्चों ये किला जो है ये भी चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दीवार बनाकर इसको घेरा गया है। यह भी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण इमारतों में गिना जाता है। अब है बच्चों बीदर का किला। बीदर का किला ये एक पठार पर बनाया गया है और यह भी दक्षिण भारत की ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है। कहते हैं कि बीदर के किले की जो दीवारें हैं इनके ऊपर बहुत सारी मीनार बनाई गई थी। इन मीनारों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तोपें और बंदूकें रखी जाती थीं। अब है बच्चों हम्पी का रथ मंदिर। हम्पी का नाम हमने अभी पढ़ा था और जाना था कि हस्तनावती का ही आधुनिक नाम हम्पी है। तो ये जो हस्तनावती थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी के रथ मंदिर का निर्माण भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा कराया गया। यह मंदिर पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर का आकार रथ जैसा है, इसीलिए इसको रथ मंदिर कहा जाता है। और बच्चों इस रथ मंदिर के ऊपर में जो ये पत्थर के स्तंभ हैं यानी जो पत्थर के खंभे बने हुए हैं, इन खंभों को बजाने से इनमें संगीत में ध्वनि निकलती है। और बच्चों ये जो हम्पी का रथ मंदिर है ये प्राचीन गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है।